हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत तथा कूलॉम, है ना। विद्युत तथा आवेश, ये पहला चैप्टर है। विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम, विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम, यह फिजिक्स का पहला चैप्टर है और पहला लेक्चर भी है ना। फिजिक्स का पहला चैप्टर और पहला लेक्चर भी है, जिसमें हम बात करेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है ना। आवेश, विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, किन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पर निगेटिव चार्ज होता है ना। ये सभी हम आज इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या है, ऊर्जा है ना, विद्युत क्या है। तो आप इसे देखिए, हम पहले बात करेंगे विद्युत ऊर्जा। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि विद्युत आज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण, है ना, अंग बन गया है कि बिना बिजली के, बिना विद्युत के हम विभिन्न प्रकार के कार्यों, जैसे बिजली पंखा चलाना हो, टेलीविजन देखना हो, बल्ब जलाना हो, है ना, तो ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी के बारे में आज हम इसमें जानने वाले हैं कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुएं चलती है, जैसे टेलीविजन हो गया, है ना, आपकी बहुत सारे वस्तुएं हो गई जो बिजली के द्वारा चलती है, वो सभी एक प्रकार की ऊर्जा है ना। तो हम परिभाषित कर सकते हैं कि बिजली, विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं चलती है, या है ना, ऊर्जा, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है ना। हम उसे क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ या वस्तु, जो भी लिख सकते हैं, जिसके कारण किसी पदार्थ या वस्तु, जिसके कारण किसी पदार्थ या, है ना, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, या अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे विद्युत कहते हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार से आप इसे विद्युत को परिभाषित कर सकते हैं कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ या वस्तुओं को, हल्की वस्तु लिख सकते हैं आप, जिसमें किसी हल्की पदार्थ या वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या आकर्षित करने का गुण रखता है, हम उसे विद्युत कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ऐसा देखे होंगे कि बहुत सारे वस्तुएं हैं, है ना, जो विद्युत है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्टिव करती है, आकर्षित करती है। इसी आकर्षित करने के लिए जो ऊर्जा होती है ना, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो इस प्रकार से आप विद्युत को परिभाषित कर सकते हैं। और एक बात है ना, जैसे हम लिखें, आप भी अपने नोट्स बनाते चले तो अच्छा रहेगा। तो ये विद्युत हो गया। अब हम बात करेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, तो मैं इसे इरेज करूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है, या तो मैं इधर लिख सकता हूँ। आवेश, विद्युत आवेश क्या है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो देखिए, विद्युत आवेश होता है क्या है। विद्युत आवेश एक प्रकार का गुण है जो किसी भी वस्तुओं को, है ना, जिसके कारण किसी भी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो हम यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं, है ना, कि किसी भी वस्तु, है ना, या जब कोई वस्तु अपने सामान्य व्यवहार से कुछ अलग व्यवहार करने लगता है ना, उसी गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। लिखेंगे, जब कोई
वस्तु अपने सामान्य व्यवहार से कुछ अलग व्यवहार का गुण अलग व्यवहार उत्पन्न करता है या अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का गुण उत्पन्न करता है। उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। दिख रहा है ना? यस, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ओके, यहां तक आप इसे लिखें। अब हम थोड़ा सा आगे लिखेंगे। विद्युत आवेश कहते हैं, हम इसे क्यू से सूचित करते हैं। किससे? क्यू से, है ना? इसे क्यू से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है ना? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम। इसका सिंबल सी होता है। हम इसे किससे सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलॉम होता है ना? इसे सी से सूचित करते हैं, कूलॉम को। ओके, चलिए ठीक है। तो हम बात करते हैं आवेश के एसआई मात्रक भी और होते हैं। आवेश के छोटे एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, बड़े मात्रक, बहुत चीज होते हैं ना। तो आप इस वीडियो को देखें, यहां तक लिखें। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि आवेश क्या है। कि जब कोई वस्तु अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार उत्पन्न करने लगता है ना? सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार उत्पन्न करने लगता है और जिसके कारण वहां पे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगते हैं, उसी गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत उत्पत्ति के सिद्धांत। इससे पहले आप इसे जान लीजिए कि इसे किससे सूचित करते हैं। इससे यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है। लेकिन इसके और भी सबसे छोटे मात्रक होते हैं, है ना? क्योंकि आवेश की उत्पत्ति के सिद्धांत, सबसे पहले आवेश की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने सबसे पहले, आप पतंग वाले कहानी सुने होंगे बचपन में, है ना? उसी से संबंधित घर्षण हुआ, घर्षण के दौरान आवेश की उत्पत्ति हुई। ओके, चलिए ठीक है जी, हम यहाँ से इसको इरेज करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, तो अब हम बात करते हैं ना, आवेश के सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। आवेश का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यूनिट, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, है ना? छोटा
मात्रक फ्रैंकलिन, याद रखेंगे, बहुत कम लोगों को पता होता है ना। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, क्या होता है, फ्रैंकलिन, तथा सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है जी, फैराडे होता है ना। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, है ना। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपका बिहार बोर्ड में, है ना। और कोई भी बोर्ड हो, चूंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है, तथा आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है ना, फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। जबकि इसके आवेश के मात्रक तो आपको बताए थे कूलम होता है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, है ना। एक माइक्रो कूलम बराबर आप जानते होंगे कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम। जबकि एक नैनो कूलम बराबर, एक नैनो कूलम बराबर, म्यू से सूचित करते हैं इसको, माइक्रो कूलम, है ना, बराबर 10⁻⁻9 कूलम होता है। तो इन चीजों को याद रखें, क्योंकि ये परीक्षा में आया था एक बार एग्जाम में कि एक माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर कितना होता है। आवेश के सबसे बड़े मात्रक क्या होते हैं, फैराडे होते हैं। आवेश के सबसे छोटे मात्रक क्या होते हैं, फ्रैंकलिन, तथा आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। ओके, तो ये सभी ऐसा ही मात्रक है, जिसमें सबसे छोटा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। वैसे तो कूलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th लेवल का लगभग तो वही रहता है। इसके आगे आगे आप बढ़ेंगे तो अलग अलग मात्रक, ऐसा ही मात्रक आप पढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। दिख रहा है ना वीडियो, यस। क्योंकि हम मोबाइल से, फोन से, है ना, बनाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती है, थोड़ा आप ध्यान दें, है ना। तो अब हम बात करते हैं आवेश की उत्पत्ति के सिद्धांत। एक सेकेंड और, आवेश के सीजीएस मात्रक छूट गया ना, और थोड़ा सा आप इसे लिख लें। हम लिखेंगे आवेश का सीजीएस मात्रक, इसे हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि वो भी आता है एग्जाम में। आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, है ना। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम क्या होता है दोस्तों, है ना। आवेश का ऐसा मात्रक स्टेट कूलम होता है। हम इसे ESU से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, ESU। एक स्टेट कूलम बराबर, या एक कूलम बराबर कितना होता है, एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 SU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या ESU, इसको आप लिख लें, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। तो एक कूलम बराबर 3 × 10⁻, इतना क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। या एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, एक स्टेट कूलम बराबर होता है ना, ये इधर गुना में आ जाएगा, 1/3 × 10⁻9 क्या कूलम। या इसे और लिख सकते हैं, एक SU बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा इनवर्स 3×10⁻⁻9 कूलम। ये एग्जाम में आया है ना। तो आप ध्यान रखें कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻⁻9 कूलम होता है ना। तो ये था ऐसा ही मात्रक, छोटा मात्रक, बड़ा मात्रक,
है ना। इसके अलावा एक फैराडे, एक कूलॉम तथा एक स्टेट कूलॉम। अब हम बात करते हैं आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें या इसे पॉज करके लिखें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आवेश का बीमीय सूत्र। एक चीज बची है ना, बीमीय सूत्र भी आप यहाँ पे देख ही लीजिए थोड़ा। उसके बाद आवेश की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे। ये देखिए, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आवेश का बीमीय सूत्र, आवेश का बीमीय सूत्र, आवेश का बीमीय सूत्र, आवेश का बीमीय सूत्र, है ना। देखिए, यदि बीमीय सूत्र आपको समझ में नहीं आता तो हमारा एक वीडियो है, आप जिसे जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, है ना। बीमीय सूत्र का मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको सभी विभिन्न प्रकार के अलग अलग भौतिक राशियों के बीमीय, है ना, सूत्र आपको मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले ना हम आवेश होता क्या आप पढ़े होंगे। तो सबसे पहले विद्युत धारा, आप केमिस्ट्री जाएंगे तो विद्युत धारा पढ़े होंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, आवेश की प्रवाह की दर, है ना। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर यानी प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के दर को हम उसका विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात यहाँ से आप आवेश निकालें तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर होगा I इंटू टी, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे इसका ऐसा ही मात्रक रखें, तो ये धारा है, धारा का ऐसा मात्रक ए होता है, एम्पियर होता है, इसको हम ए सूचित करते हैं। और ये समय है और समय का विमीय सूत्र टी होता है। तो इस प्रकार से आवेश का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, एटी बन जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्ट लिखें आवेश बराबर क्या होता है, आवेश क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो यहाँ से आप रखें आवेश का धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है ना, तथा समय का विमीय सूत्र टी होता है ना। धारा का विमा ए तथा समय का विमा टी। तो इस प्रकार से आप इसे गुना करेंगे तो ये एटी बनेगा, है ना। तो ये एटी आपका आवेश का विमीय फॉर्मूला है, विमीय सूत्र है। ओके, चलिए ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत कि आखिर आवेश की उत्पत्ति हुई किस प्रकार से। उठा देते हैं। आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत कि आखिर आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने, है ना, इस पर रिसर्च किया, लेकिन वे सभी जो था वो सभी फेलियर हो गए। लास्ट में, है ना, एक सिद्धांत आया जिसे हम आवेश की उत्पत्ति सिद्धांत। उन्होंने बताया कि जब दो वस्तुएं परस्पर आपस में रगड़ी जाती है, ये देखिए एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, जब दो वस्तुओं को आपस परस्पर में रगड़ा जाता है तो आवेश के दौरान, रगड़ने के दौरान पहले वस्तु का जो, है ना, इलेक्ट्रॉन होता है और ये दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है ना। इस प्रकार से स्थानांतरण हो जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो पहले वस्तु का इलेक्ट्रॉन, आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन, है ना, नाभिक के चारों ओर होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होता है और वो नाभिक से काफी कमजोर बल, बाहरी जो होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन वो नाभिक से दूरी पर स्थित होता है, जिसके पास आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण ये आवेश उत्तेजित होकर खुश होकर इस दूसरे वस्तुओं पर चला जाता है, दूसरे वस्तुओं पर चला जाता है। तो इसमें आवेश की कमी हो जाएगी, आवेश की कमी, ये आवेश निकल रहा है और इस पर जा रहा है, तो इसमें आवेश की कमी हो जाएगी और इसमें आवेश की वृद्धि हो जाएगी। और आवेश में वृद्धि कमी हो जाने के कारण ये वस्तुएं धनात्मक गुण प्रदर्शित करने लगता है तथा ये वस्तु
ऋणात्मक गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो इस प्रकार से आवेशों के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश है ना की उत्पत्ति होती है, जिसे आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम इसे लिखते हैं। लिखेंगे जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के पहले वस्तु के बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन, पहले वस्तु के बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर दूसरे वस्तु में चला जाता है या प्रवेश कर जाता है, दूसरे वस्तु में चला जाता है, जिससे पहले वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिससे पहले वस्तु धनात्मक, जिसके कारण यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि फोन का बिल है ना, जिसके कारण पहले वस्तु धनात्मक धन आवेशित तथा दूसरे वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। इसी सिद्धांत को इलेक्ट्रॉनिक तथा दूसरे ऋण आवेशित हो जाता है। इसी सिद्धांत को आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत को लिखेंगे यहाँ पे, सिद्धांत को आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। आप इसका थोड़ा सा बना लें इस प्रकार से कि सपोज मान लीजिए एक ये वस्तुएं हैं, इसको ऐसे बनाते हैं,
एक ये वस्तु है जिसके नाभिक में धनावेश होता है, और एक ये वस्तु है ना, एक नाम ए और बी देते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जब आपस में रगड़ेंगे तो इसके बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर, है ना, ये दूसरे वस्तु पर चला जाएगा, जिसके कारण इसमें है तो इलेक्ट्रॉन की कमी तथा इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, और इसी वृद्धि के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण कमी होने के कारण ये धनावेशित हो जाता है, और इसमें वृद्धि होने के कारण आप पढ़े होंगे ना, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण ये ऋणात्मक गुण प्रदर्शित करने लगता है ना। तो इस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति के सिद्धांत को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, है ना। अब हम बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण या आवेश के प्रकार। जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला आवेश धन आवेश तथा दूसरा आवेश ऋण आवेश, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो इस वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। पहले आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। मैं फोन से वीडियो शूट करता हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए ठीक है, तो आप इसे देखें, शेयर करें और अपना प्यार दें। अब हम बात करते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत करता है किसे कहते हैं। जिस प्रकार से आप पढ़ेंगे ऊर्जा सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी निकाय में ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा हमेशा, है ना, अपरिवर्तित, यानी कि नहीं नष्ट किया जा सकता है। ना तो आवेश ऊर्जा को निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसका, है ना, स्थानांतरित किया जा सकता है। उसी प्रकार आवेश कि किसी विलगित निकाय में, किसी आइसोलेटेड क्षेत्र में, एरिया में, है ना, हमेशा आवेश कुल उसके भीतर संरक्षित रहता है, उसी को हम आवेश का संरक्षित सिद्धांत कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि किसी विलगित निकाय में, विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड एरिया, जैसे ये है क्षेत्र, इसके भीतर, है ना, आइसोलेटेड इसको बोलते हैं, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश संरक्षित रहता है। कुल आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित, कुल आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है, जिसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। जिसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से इसे आप परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश हमेशा, किसी भी विलगित निकाय के भीतर आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसी सिद्धांत को हम संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ओके, चलिए ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटीकरण भी बहुत बार पूछा गया है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप इसे देखिए ध्यान से, है ना। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण,
क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण, है ना। सबसे पहले हम आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब सुनते हैं कि किसी वस्तु या किसी भी पदार्थ के भी भीतर आवेश जो होता है ना, वह हमेशा गुणज में होता है। आवेश का टोटल परिणाम हमेशा आवेशों के पूर्णांक गुणज होते हैं, है ना, जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, है ना, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। चलिए, है ना, तो बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो दो तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं किसी वस्तु के भीतर, है ना, किसी वस्तु के भीतर आवेश के कुल परिणाम, है ना, आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पूर्णांक गुणज होते हैं, जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो लिखते हैं किसी वस्तु या पदार्थ लिख सकते हैं, किसी वस्तु में आवेश का कुल परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, 10 आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 30 कुछ भी लिख सकते हैं। किसी वस्तु में आवेश का कुल परिमाण आवेश का कुल परिणाम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का पूर्णांक गुणज, होता है, गुणज होता है। इसका मतलब होता है ना कि किसी भी वस्तु में आवेश हमेशा पूर्णांक गुणज में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से रहता है इलेक्ट्रॉन, न कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन, 6.5 इलेक्ट्रॉन। इस रूप में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि आवेश का जब स्थानांतरण होता है तो आवेश हमेशा, है ना, पूर्णांक में स्थानांतरित होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, न कि 1.5, 2.5, 3, 3.25, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कभी भी स्थानांतरित नहीं होता है। इसी सिद्धांत को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं कि आवेश हमेशा, है ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यही आवेश है ना, धनात्मक ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का पूर्णांक गुणज होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं, क्वांटमीकरण। अर्थात इसकी वैल्यू की बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस, Q बराबर प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस Ne, है ना। कभी भी इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस माइनस में रह सकता है, लेकिन वो Ne के गुणज में ही रहेगा। E मतलब इलेक्ट्रॉन, N मतलब कोई संख्या है, इंटीजर नंबर है, और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये प्लस माइनस हो सकता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी, और ये क्या है, आपका आवेश है ना। तो हमेशा आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के क्या होते हैं, पूर्णांक गुणज होते हैं, हमेशा पूर्णांक में होते हैं। पूर्णांक मतलब ही पता है, 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से, है ना, आवेश के सिद्धांत या क्वांटीकरण पढ़ सकते हैं ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आप देखिए, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना प्यार दें, ओके। फिर इसके अलावा हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कूलॉम के नियम, कूलॉम के नियम तथा इससे और संबंधित इंपॉर्टेंट मुख्य बातें।